क्लासिक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की पुस्तक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। चैप्टर नंबर 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से सवाल हम हल करेंगे। देखिए पहले पृष्ठ पर ही आपका ये 3 सवाल दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे समझिए आइए पता लगाएं, ये सारे सवाल हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे सवाल हैं, ठीक है। ये पृष्ठ हो गए आपके 10, ये सारे आइए पता लगाएं। और उसके बाद अध्याय के आखिरी में आपके टोटल सवाल यहाँ पे 7 है, ठीक। तो कुल सवाल को हम इस वीडियो में कंप्लीट हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए जैसा कि चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अगर पृथ्वी पर हम किसी स्थान की स्थिति देखना चाहें तो हम मानचित्र का सहारा लेते हैं, ठीक है, या ग्लोब का सहारा लेते हैं, जिसमें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हम किसी जगह को पहचानते हैं और उसको चिन्हित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। मानचित्र क्या है, मानचित्र की परिभाषा करनी है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, ठीक है। मानचित्र की परिभाषा कैसे उपयोग करते हैं और मानचित्र के मुख्य घटक क्या हैं ये बताने हैं। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे इसका उत्तर। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है, यानी ये दर्शाने वाला एक चित्रण होता है, रेखांकन होता है, ठीक। या एक लघु क्षेत्र जैसे कि छोटे जगहों, गांव या कस्बों, या बृहद क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र जैसे कि राज्य ले लीजिए, कोई देश ले लीजिए, ठीक है, विश्व का नक्शा हो गया, अथवा भारत जैसा एक विशाल देश या संपूर्ण विश्व हो सकता है। मानचित्र से में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब लघु क्षेत्र और बृहद क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को देखने के लिए, स्थानों को चिन्हित करने के लिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मानचित्र। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कोई एक ले लेनी है, जैसे कि एटलस, ठीक है। एटलस का है एक मानचित्र है, और मानचित्र कई प्रकार के होते हैं तो वो हमें नहीं बताने हैं, आपको नाम बस लिख लेना है एटलस, और घटक हमें बताना है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर लिखना है किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, डिस्टेंस, दिशा और प्रतीक चिन्ह। जैसे कि पानी को दिखाना है तो क्या रंग होगा, ठीक है। और ये पानी ये कैसा होता है, ब्लू होता है। काला किसका होगा, पहाड़ का होता है। हरा किसका होगा, मैदानी क्षेत्र का होता है। वो सारे प्रतीक चिन्ह भी हो गए, ठीक, रंग भी हो गए। तो ऐसे यहाँ इसको घटक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है तीनों घटक, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक पूरा हुआ। अगला सवाल है दूसरा, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए, किसी स्थान को बताने के लिए, चिन्हित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहले तो आपको निर्देशांक बतानी है और ये कैसे किया जा सकता है, अक्षांश और देशांतर, ठीक। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोब में आप देख पा रहे हैं ये जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है, यानी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर यानी इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव यहाँ पे सबसे किनारे उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया पूर्व, पूरब, और ये पश्चिम। इतना समझ में आ गया। ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ये जो मिलाने वाली ऐसे रेखा खींची गई है, इस पे देखिए, ठीक, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो समय का निर्धारण करती है और यह स्थान को भी ये बताती हैं, दोनों काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसको पार करने में समय लगता है 4 मिनट, ठीक। और कुल संख्या हो जाती है इसकी 360, क्योंकि ये एक गेंद की तरह है, ग्लोब की तरह है, वृत्त की तरह है, 1 डिग्री पे खींची गई है। तो टोटल कितनी हो गई, 360 ही तो हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, ये लाल वाला, और इसके समानांतर देखिए भूमध्य रेखा पर खड़े हैं तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो है पूरब से पश्चिम की ओर एक रेखाएं खींची जाती है काल्पनिक, ठीक, जो अक्षांश यानी समानांतर होती है। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश इसको बोलते हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, ठीक। ऐसे
देखिए इसकी संख्या होती है 181। यहाँ पे ऐसे ये गोल वाली आप देख रहे हैं, इसको अक्षांश रेखा ऐसे बोलते हैं। ठीक, ये भूमध्य रेखा के समानांतर ही तो है। ठीक, और ये हो भारत की स्थिति कहाँ है? एशिया में है भारत स्थित है। पहला तो देखिए ऊपर की ओर स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और ये देखिए पूर्वी देशांतर में है, तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे स्थित है भारत। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसमें हल करते हैं। तो हमारा सवाल है कि निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अभी हमने आपको बताया ऐसे जो खींची गई है गोल अक्षांश, ऐसे लंबी देशांतर। ठीक, दोनों मिलकर एक स्थान को अगर दिखाने हैं तो उसको हम निर्देशांक बोलते हैं, इन दोनों के माध्यम से। इसके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली जो है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो आप इसे आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये कहाँ है ग्लोब पे। ठीक है, ये कौन से हो गए? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और देशांतर में 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं दिल्ली कहा गया है आपका उत्तर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे एशिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ऐसे इस साइड हो गया। देखिए ये भारत का पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे हो गया उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 77 डिग्री। तो यहाँ पे देशांतर में ऐसे आपको देखना है, यहाँ तक 90 है। ठीक, ऐसे आपको देखना है यहाँ तक। तो फिर देखिए ऐसे, यानी इस साइड है, यहाँ पे इस साइड के आसपास है। समझ में आ गया? ऐसे और ऐसे दोनों में देख लेना है, तो इसी को हम बोलते हैं निर्देशांक। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया, यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तीसरा सवाल है, देशांतर से स्थानीय समय लोकल टाइम और मानक समय कैसे निर्धारित होती है? लोकल समय देखिए क्या होता है, किसी देश का समय होता है। ठीक है, एक ही देश में दो स्थानों के बीच ये अंतर हो सकता है स्थानीय समय में, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो विदेशों से आता है, जैसे ग्रीनविच से आता है। तो भारत में इसका अंतर कितना है? 5.5 घंटे का होता है। ठीक, जिसको देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम बोलते हैं भारतीय मानक समय। स्थानीय समय होता है, जो मानक समय होता है उसको बोलते हैं GMT। तो इससे स्थानीय से ये 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर होता है। देखिए भारत के दो स्थानों पर ही समय का अंतर हो जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। ठीक, सूरज पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में और 2 घंटे बाद गुजरात में उगता है। ठीक है, तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो इनके बीच की दूरी होती है 30 देशांतर, यानी 15 डिग्री, यानी 2 घंटे का समय लग जाता है इसी कारण। तो सीधे तौर पे आपको आंसर यही कर लेना है। देखिए देशांतर समय का निर्धारण करता है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी हर डिग्री देशांतर पर 4 मिनट समय लगता है। 1 घंटे में 15 डिग्री हो गया। ठीक, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार होता है। स्थानीय समय किसी स्थान के देशांतर पर आधारित सूर्योदय और सूर्यास्त का वास्तविक समय होता है, जबकि मानक समय किसी देश के मध्य देशांतर, जैसे भारत में कितना है? ठीक, गुजरता है 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरे देश का तय होता है, इसी से तय होता है। ठीक, यह अंतर 5.5 घंटे का होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। देखिए तीनों सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है, आइए पता लगाएं। पृष्ठ 8 पे दिए गए चित्र 1.1 में, ये रहा 1.1 का चित्र। ठीक, क्या सवाल है? चिकित्सालय को अंकित कीजिए। चिकित्सालय को हमें बताना है, ड्रॉ करके घेरा लगा देना है, बताना है। नीले रंग दिखाए गए क्षेत्र को क्या दर्शा रहा है? ठीक, तो देखिए पहला चिकित्सालय कहाँ है? यहाँ पे अस्पताल, तो ये रहा अस्पताल, इसको हम ऐसे गोल कर देते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा बस। अब इसके बाद नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहा है? तो नीले रंग देखिए यहाँ पे सार्वजनिक जल निकाय दर्शा रहा है, जल निकलने वाला। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नीले रंग क्षेत्र जो है जल निकायों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद तीसरा इसमें सवाल है, विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान यानी पार्क में से, यानी तीनों में से रेलवे स्टेशन कौन सा स्थान सबसे दूरी पर है? तीनों में से कौन सबसे दूरी पर स्थित है रेलवे स्टेशन से? देखिए पहला तो दिया गया है विद्यालय, यहाँ ये तो काफ़ी नज़दीक है।
सार्वजनिक पार्क, देखिए सार्वजनिक पार्क ये रहा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, नगर पंचायत, ठीक। तो नगर पंचायत कौन सा है आपका, ये नगर पंचायत है, ये नज़दीक है, ये भी नज़दीक है, लेकिन ये जो पार्क है ये काफ़ी दूर है, देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सार्वजनिक उद्यान पार्क, काफ़ी दूर है रेलवे स्टेशन से, ये आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी सवाल कंप्लीट कर लिए। अगला सवाल पृष्ठ 10 पे देखिए सवाल क्या है, किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र हमें बनाने हैं। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबाई लेना है 40 मीटर, चौड़ाई लेनी है 30 मीटर, आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। तो रूलर की सहायता से हमें देखिए इसका पैमाने यहाँ पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो हो गया 10 मीटर का, ठीक। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर हो जाता है, यहाँ पे 40 मीटर लंबा है तो कितना सेंटीमीटर हो गया, ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 ही तो होगा लंबाई लेंथ, और यहाँ पे चौड़ाई 30 मीटर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर होगा, तभी तो होगा 30 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर। तो यही पैमाने से हमें एक आयताकार मैदान बनाने हैं, खेल मैदान। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, विद्यालय खेल मैदान 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा दिया है, जहाँ 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर, ठीक। ये आयताकार क्षेत्र है, देखिए ये हो गया आपका 40 मीटर है, ठीक। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ तो होगी ही, लंबाई को हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 40 मीटर, यही तो होगा लंबाई। अब इसके बाद चौड़ाई रखनी है 30 मीटर, तो 30 मीटर को हम रखेंगे चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तभी तो होगा 30 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम खींच लेंगे, ठीक। ये पूरे हम इसको मिला लेंगे ऐसे, यहाँ तक आपका यहाँ तक दिया गया है, ऐसे हम इसको मिला लेंगे। देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आपको करना है, ये पार्ट है, तो ऐसे आपको मिला लेने हैं। तो ये बन गया, आपको यहाँ पे 3 मीटर लिख लेना है, ठीक। तो ये बन गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसी में दूसरा सवाल है, इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। जो हमने बनाया ये आयताकार क्षेत्र, इसका विकर्ण हमें मापना है। देखिए ये रहा इसका विकर्ण, ऐसे इसकी माप हमें करनी है, ठीक है। देखिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये 30 है, ये भी 30 है, ये 40 है, ये भी 40 है, ठीक है। ये हो गई कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। ये हो गई कर्ण। तो यहाँ पे ये जो कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है, ये 30 मीटर है, ठीक। और सेंटीमीटर में देखिए ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर यहाँ पे है, ठीक। तो लंब हो गया 30 का स्क्वायर ऐसे, आधार ही हो गया बेस 40 का स्क्वायर हो गया 40 का, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर मतलब होता है 900, 40 का स्क्वायर मतलब होता है ये आपका 1600, 6 का 16, ठीक। ये 1 है। 900 और 1600 कितने हो गए, 2500 हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल होता है, पक्षांतर हो गया ये कर्ण। तो यहाँ पे होगा कर्ण बराबर 2500, ठीक है। कर्ण स्क्वायर था, पक्षांतर कर दिया हमने, तो वर्ग लग गया। तो 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50 आ जाएगा, ये 50 मीटर में आ जाएगा। ये कितना हो गया विकर्ण, 50 मीटर। सेंटीमीटर में 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होते हैं, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, ठीक। ये 50 मीटर हो गया, हमने विकर्ण निकाल लिया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, लघु नगर के मानचित्र को पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत का हमें पहचान करना है, कौन सही है कौन सा गलत है। देखिए लघु नगर में हमें देखना है। पहला सवाल है, बाजार जो है चिकित्सालय के उत्तर में है। कहाँ है बाजार, देखिए ये बाजार है, ये है चिकित्सालय, क्या उत्तर में है,
ठीक, ये तो गलत हो गया। कैसे? यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दिशा है, ये पूरब साइड है, इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ये जो अस्पताल के दक्षिण साइड है बाजार, ना कि उत्तर साइड है। अगर यहाँ होता तो सही होता, लेकिन ये तो दक्षिण साइड है। ठीक, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे गलत है, बस हो गया। दूसरा है संग्रहालय यानी म्यूज़ियम। संग्रहालय जो है बैंक के दक्षिण पूरब में है। कहाँ है? ये रहा संग्रहालय और ये रहा आपका बैंक। कहाँ है? दक्षिण पूरब में है। ये रहा दक्षिण, दक्षिण साइड तो है, देखिए थोड़ा सा उस साइड है, थोड़ा सा इस साइड यानी पूरब इस साइड है। ठीक, ये तो है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हो गया सही। अभी तक पहला गलत है, दूसरा सही है। रेलवे स्टेशन जो है चिकित्सालय यानी अस्पताल के उत्तर पश्चिम में है। कौन? रेलवे स्टेशन। ये रहा रेलवे स्टेशन, ये रहा अस्पताल चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर, ये तो उत्तर साइड है और ये हो गया पश्चिम, तो इस साइड ही तो है। देखिए इस साइड है, इस साइड है, उत्तर पश्चिम में इस साइड है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लिखेंगे सही। इसके बाद झील जो है आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक, झील है, देखिए ये आवासीय भवन है, ये रहा झील, ये आवासीय भवन अपार्टमेंट है। उत्तर पश्चिम में कहा गया है, ये तो दक्षिण में है। ठीक, और ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में है, ना कि उत्तर पश्चिम में। उत्तर तो होता तो ये ऊपर होता ये झील। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। इसका पहला और आखिरी ये गलत हो गए हैं, दोनों सही हो गए। ठीक है, अब इसका देखिए अगला सवाल है, अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा कीजिए। देखिए अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानना है और वहाँ से अपने घर का मैप तैयार करना है, किस दिशा में है वो बताना है। देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, हमें मानना है, देखिए अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानना है, हमें इसको प्रारंभिक बिंदु हम यहाँ पे मानने हैं। और ये रहा दिशा, ये हो गई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपका है घर। तो घर है, आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। तो ये किस दिशा में है? देखिए ये हो गई आपकी नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट। किस दिशा में है? ये आपकी है उत्तर पश्चिम में। ठीक, तो आप जो भी आपका है घर विद्यालय किस जो दिशा है वो आसानी से लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, मैप है, आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पृष्ठ क्रमांक 11 के सवाल देखिए, अपने घर विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र हमें बनाने हैं। चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को भी उसमें अंकित करना है। देखिए 1.2 में दर्शाया गया है। रेलवे लाइन, सड़कें, सीमा, ये सारे हैं। रेलवे लाइन में देखिए बड़ी, छोटी और रेलवे स्टेशन, ये बड़ी हो गई, छोटी हो गई, रेलवे स्टेशन। सड़कें में देखिए ये डार्क है, ये पक्की सड़कें हैं, ये डॉट डॉट करके हैं, ये कच्ची सड़कें हैं। ठीक, ये नदियाँ, कुआं, तालाब, ये क्या है? नहर, ये सेतु। ऐसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ऐसे में ये पूरा दर्शाना है। ठीक है, बस्तियाँ, ये कब्रिस्तान, ये वृक्ष और घास। ठीक, क्या बनाने हैं? हमें एक मानचित्र तैयार करना है गांव या बस्ती का। ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से बनाने हैं गांव का मानचित्र। सबसे पहले ये क्या है? ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे दिखाया गया है रेलवे स्टेशन। देखिए ये हो गया रेलवे स्टेशन RS। ठीक, ये क्या है? ये रेलवे की पटरियाँ। ठीक, छोटी लाइन है। ये क्या है? सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, ये कच्ची है। ये हो गई पक्की सड़क से है, और ठीक ये पक्की सड़क से एक कच्ची सड़क जुड़ रही है। ठीक है, गांव की तरफ। और ये नदी है, ये तालाब है, पुलिस स्टेशन, ये पेड़ पौधे, ये कुआं, ये L से है, ये बस्तियां हैं। ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन दिशा है ऐसे। तो यही आपको एक मानचित्र तैयार कर लेने हैं। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ के प्रश्न की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 16 का प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्र कली स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित है।
ठीक है। ग्लोब पे या जो चित्र होते हैं देखे होंगे आप, दीवार पे चिपका होता है, वहाँ पे मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस का अक्षांश और देशांतर हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसको लिख लेना है। अगला सवाल है, देखिए पृष्ठ 20 का प्रश्न है यहाँ पे। एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र हैं। एक है, देखिए भारत के एक छोर पे है गुजरात में, ये पश्चिम साइड है। दूसरा है तिनसुकिया, असम में बैठा बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाली मित्र जो है वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब गया, अंधेरा है। जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित हो गया, क्योंकि यहाँ तो अभी दिन है, दिन का प्रकाश है पश्चिम साइड, ठीक है, पूरब और पश्चिम। बताइए ऐसा क्यों है, और कक्षा में गतिविधि में दो शहरों के स्थानीय समय अंतर की गणना करें। ठीक, देखिए संकेत दिए गए हैं। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यहाँ तिनसुकिया यानी असम पूरब में है, जबकि पोरबंदर पश्चिम में है। जब असम से अंधेरा छाने लगता है तो गुजरात में उजाला रहता है। ऐसा दोनों के बीच देशांतर के अंतर के कारण ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, दोनों के बीच देशांतर का अंतर कितना है? 30 अंश का है। देखिए यहाँ पे 15 अंश यानी इसका आधा पार करने में देशांतर 1 घंटा लगता है, तो 30 अंश में 2 घंटे लगेंगे। अतः दोनों शहरों के स्थानीय समय अंतर 2 घंटे का है, यही कारण हो गया। अगला है, देखिए फिर अगला सवाल इसी में। गुजरात और असम में बैठे मित्र पुनः चर्चा करते हैं और इस उदाहरण के साथ स्थानीय समय और मानक समय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो अंतर है ये स्थानीय समय के कारण हुआ है। मानक समय होता है पूरे भारत के लिए एक मानक समय माना जाएगा, ठीक, जो ग्रीनविच से आता है, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे ये बाद होता है ये। तो हम लिखेंगे स्थानीय समय सूर्य की स्थिति पर आधारित होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा पूरब साइड असम, पश्चिम साइड गुजरात में अंतर है 2 घंटे का, और देशांतर के साथ ये बदलते रहता है। जबकि मानक समय एक समय क्षेत्र के भीतर एकरूपता प्रदान करता है, जो क्षेत्र या देश के लिए निर्धारित होता है, जो एक समान समय बताता है, जैसे भारत का समय होता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में अंतर। इसके बाद देखिए पृष्ठ के पीछे वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला है, इस पाठ पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 के चित्र 5.12 के संदर्भ में यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर बराबर है 500 किलोमीटर पैमाने के लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। ठीक, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है गंगा नदी के मुहाना, मतलब गंगा नदी जहाँ पे ख़त्म होती है गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और एक है नर्मदा नदी की, और एक है नर्मदा नदी के मुहाना, और दूसरी है नर्मदा नदी के मुहाना जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, वहाँ से और जहाँ तक दोनों गिरती है वहाँ से इसकी लेंथ मापना है। ठीक है, और वो हमें ज्ञात करना है। पैमाना हम लेंगे 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर। तो पहले हम ये देख लेते हैं पृष्ठ 10 और अध्याय 5। देखिए यहाँ पे इस बुक में भी यही बात यहाँ पे कही गई है, 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर यहाँ पे है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी गौर कीजिए, यही बात कहा गया है। पाठ पुस्तक के अध्याय 5.2 में आप देखेंगे मुद्रित जो मानचित्र है 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को ये दर्शाता है। तो वहाँ से चलिए हम देख लेते हैं अध्याय 5। ये रहा, देखिए अध्याय हो गया हमारा ये 5वां, और ये है चित्र 5.2। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कितना है 500 किलोमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो 500 किलोमीटर है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैप में 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो 500 किलोमीटर को ये दर्शाएगा। और हमें यहाँ पे बताने हैं, देखिए नर्मदा नदी के मुहाना, ठीक, यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म होती है अरब सागर में गिरती है, ये हो गया इसका मुहाना। और ये गंगा नदी का मुहाना कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, यानी इस पार्ट में यहाँ पे कहीं। ठीक, ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है? ये पूरी लेंथ अब जब आप मापोगे तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे गिरेगी, ये पूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गई। बस यही 10 सेंटीमीटर जो है, ठीक, किलोमीटर में हमें बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर हो गया। 10 में अगर देखिए 2.5 से भाग दे दे तो कितना आएगा? तो वो आएगा आपका टोटल 4 सेंटीमीटर। तो 4 में 500 से गुणा कर लेंगे, यानी 2000 किलोमीटर हो जाएगी ये पूरी लेंथ दूरी। तो ऐसे आपको हल करना है। आपको लिखना है नर्मदा नदी और गंगा नदी के मुहाने की माप कितनी है? 10 सेंटीमीटर अभी हमने मापा,
और यहाँ पे पैमाना लेना है 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर। तो 10 सेंटीमीटर में 2.5 अगर भाग दे कितना हो जाएगा, टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना है, ढाई, ढाई और ढाई मिलके 5, तो ढाई इंटू 4 कितना होगा, 10 ही तो होगा, भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा टोटल। ठीक, तब देखिए 500 में हम 4 से गुणा लगा लेंगे तो ये हो गया टोटल 2000 किलोमीटर, टोटल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर 2000 किलोमीटर के बराबर होगा। अतः ये बातें लिखनी है। अतः नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी 2000 किलोमीटर होगी। समझ में आ गया, तो ये आपका हल हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल है, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत के साय यानी शाम में 5:30 बजते हैं, 5:30 बजते हैं क्यों? देखिए लंदन का समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समय है, ग्रीनविच से होकर आता है। ठीक है, वहाँ का समय देखिए भारत से जो हम समय मापे तो वो 5.5 घंटे आगे होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम जो होता है। ठीक, इसका मुख्य कारण यही है। इसका आंसर लिखेंगे हम, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है, ठीक 12 बजे होता है दोपहर, तो भारत में साय के 5:30 PM होता है, क्योंकि भारत का स्थानीय समय जो है, ठीक स्थानीय समय मतलब भारत के राज्यों का समय GTM ग्रीनविच से होकर कितना है, 5 घंटे आगे है, इसीलिए 5 घंटे आगे दिखाता है, शाम 5:30 दिखाता है। ठीक, इसका आंसर यही हो गया आपका। इसके बाद तीसरा, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए ये हो गए मानचित्र, ठीक है, ये हो गए सारे प्रतीक, ये हो गए रंग, क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसका उत्तर लिखेंगे, हमें मानचित्र में प्रतीक और रंगों की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जटिल जानकारी को सरल, त्वरित और प्रभावी ढंग से समझा जा सके, इसीलिए ही तो होती है। प्रत्येक चिन्हों में देखिए सड़क का चिन्ह हो गया, नदियाँ, इमारत। ठीक, रंगों में पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, पानी का रंग नीला होता है, पहाड़ का काला होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल, आपके घर या विद्यालय की, देखिए घर को लेना है पॉइंट, या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थिति है? ठीक है, क्या क्या स्थित है हम देखेंगे। ठीक, पता लगाइए, बिल्कुल सरल है ये। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, मेरे घर के 8 दिशाओं की स्थिति। ठीक, देखिए दिशाएं कौन सी होती हैं, आप जानते हैं, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, ये 4 हो गई। अब यही 2 दिशाओं से हम इसका भी नामकरण करने, ठीक है, करेंगे। कैसे? देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो हम इस दिशा को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ईस्ट नॉर्थ, ऐसे नहीं, इससे ही बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इससे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे दक्षिण पूरब, और ये दक्षिण पश्चिम, ना कि पूरब दक्षिण, ऐसे गलत हो जाएगा। इससे ही शुरू करेंगे, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम। हो गया 4, टोटल 8 दिशाएं। समझ में आ गया? तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, मेरे घर के 8 दिशाओं की स्थिति। चरण 1, अपने घर के केंद्र में खड़े होकर देखें। उत्तर में देखिए आप अपने से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो घर की स्थिति से, पार्क और सड़क। ठीक, उत्तर में क्या है, पार्क और सड़क है। उत्तर पूर्व, ये उत्तर और ये पूर्व, इसकी बीच की स्थिति क्या है, दुकान स्कूल है। पूरब में मंदिर सड़क है। दक्षिण पूरब, देखिए ये दक्षिण है, ये पूरब में, यहाँ पे क्या है, खेल का मैदान पार्क है, और दक्षिण में मुख्य सड़क है। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम, ऐसे नाम बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, दक्षिण पश्चिम में बाजार खेत है। पश्चिम, पश्चिम साइड क्या है, नदी है। और एक बचा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पे हम लिखेंगे तालाब और बागीचा है। ठीक है, ये आपको अपने से देख लेना है क्या क्या स्थिति है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की तरह है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही आपका उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल, हमारा 5वां। 5 नंबर सवाल है, स्थानीय समय, लोकल समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में लिखना है। देखिए स्थानीय समय भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनका समय वो हो गया, और स्थानीय समय वो हो गया। ठीक है, स्थानीय समय देशांतर के साथ बदल जाता है, जैसे कि भारत के ही 2 क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, एक पूर्वी असम क्षेत्र और एक पश्चिमी गुजरात क्षेत्र। असम में सूर्य जल्दी डूब जाता है, ठीक है, लेकिन गुजरात में वो क्या होता है, देर से डूबता है।
ठीक, 2 घंटे का अंतर हो जाता है, वो स्थानीय समय हो गया। मानक समय ग्रीनविच से होकर आता है, जो भारत के समय से 5.5 घंटा क्या होता है, पहले होता है। तो भारत का समय 5.5 घंटा बाद का हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, अंतर। स्थानीय समय सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है और देशांतर के साथ बदलता है, जबकि मानक जो समय होता है एक ही समय क्षेत्र के एक रूपता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक समन्वय आसान हो जाता है, संतुलन। स्थानीय समय लगातार बदलता है तथा मानक समय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। यही अंतर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 6 नंबर है, काफ़ी ध्यान से इसको समझना है। दिल्ली और बेंगलुरु ये भारत के 2 शहर हैं। अक्षांश में क्रमशः 29 डिग्री, देखिए 29 अंश उत्तर में और 13 अंश उत्तर है। ठीक है, और देशांतर लगभग 77, ये बिल्कुल सेम है, समान है, पूर्व है। 77 अंश पूर्व एक ही हैं। दोनों नगरों के बीच स्थित स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? देखिए स्थानीय समय देशांतर से होता है, ना कि अक्षांश से। देशांतर बदलेगा तभी समय बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देशांतर तो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए दोनों शहरों के लिए देशांतर कितना है, 77 डिग्री पूरब। ठीक, यहाँ पे ये जो ऊपर से ये खड़ी रेखाएं होती ये देशांतर हो गई, जो ऐसे खींची ये अक्षांश हो गई। ठीक, देखिए ये हो गया 76 और ये हो गया थोड़ा सा आगे हो गया 77। तो यहाँ पे हो गया आपका दिल्ली। ठीक है, देखिए इसी पे है। और ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे हो गया कर्नाटक का बेंगलुरु, यहाँ पे इसी पे है। ये कितना है, 77 ही तो है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हो गया 76, थोड़ा सा आगे हो गया 77। यहाँ पे मैंने आपको बताया दिल्ली, देखिए यहाँ पे दिल्ली है और सीधे देखिए यहाँ पे आ गया कर्नाटक का बेंगलुरु है। ठीक, इसकी देशांतर की स्थिति बिल्कुल समान है, 77, इसीलिए यहाँ का समय बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे, दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का देशांतर 77 डिग्री पूर्व, 77 अंश पूर्व, ठीक, लगभग एक समान है। स्थानीय समय देशांतर पर ठीक है पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं। ठीक, समझ में आ गया। देखिए एक बात आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये पूरब क्यों यहाँ पे लिखा गया है, 77 अंश पूरब देशांतर को। 77 अंश देशांतर जो है भारत की स्थिति देशांतर में पूरब क्षेत्र ही है, अक्षांश में उत्तर साइड है। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है, ये पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भारत है। ठीक, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल, और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो भारत कहाँ है, भारत तो यहाँ पर भी है। देखिए ये हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे हो गया दक्षिण साइड, ये पूरा दक्षिण साइड। ठीक है, देखिए दक्षिण पार्ट है, और भूमध्य रेखा देखिए 0 डिग्री अंश पे है, ये उसके ऊपर हो गया उत्तर साइड। यानी ये जो ऐसे खींची गई अक्षांश है, तो कोई भी अक्षांश हो हम इसको उत्तर ही बोलेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति ही उत्तर पे यहाँ पे है, इसकी स्थिति अक्षांश को इसलिए उत्तर बोला जाता है। अब देखिए ऐसे जो रेखाएं खींची गई ये पूरब साइड है, तो भारत कहाँ है, देखिए ये हो गया पूरब साइड, भारत तो ये पूरब में ही तो है, ये हो गया पूरब साइड, भारत पूरब में है, इसलिए कोई भी ऐसे रेखा खींची गई हो, ठीक है, उसको हम पूरब ही बोलेंगे। ये क्लियर हुआ आपका। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है, सही और गलत स्टेटमेंट बताना है कारण के साथ। ठीक है, पहला सवाल है, अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे गोल रेखाएं खींची गई, ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। ठीक, तो ये हो गई भूमध्य रेखा के समानांतर ये है। तो ये देखिए इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी है, क्या इसकी लंबाई, ये वाली जो लंबाई है इसके बराबर है? नहीं है। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी जो लेंथ है ये छोटी हो जाएगी अक्षांश रेखा, और ध्रुव से आगे बढ़ेंगे भूमध्य रेखा की तरफ ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये बराबर नहीं होती है, यानी इसके समानांतर ये सभी नहीं होती हैं। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह कथन गलत है। अक्षांशों यानी लैटिट्यूड के सभी समांतरों की लंबाई समान नहीं होती, बल्कि भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर लंबाई घटती है। देखिए भूमध्य रेखा सबसे अधिक है और ध्रुवों के जैसे जाएंगे ये छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है,
इसके बाद देखिए अगला सवाल है, देशांतरों के एक यमोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। देखिए ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, अभी हमने देखा ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ये हो गई देशांतर। ठीक है, क्या इसकी लेंथ लंबाई इसकी आधी होती है? इसके बराबर इतना ही होती है, इसकी आधी तो यही हो गया, इसकी आधी होती है, बिल्कुल गलत हो गया। इसकी लंबाई ये तो पूरा है, ठीक है, लगभग बराबर ही तो होती है। इसका उत्तर लिखेंगे, यह कथन गलत है। देशांतर के एक यमोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, यह कथन गलत है। वास्तव में सभी देशांतर रेखाएं उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से जाती हैं, उसकी लंबाई लगभग बराबर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा की आधी नहीं होती। क्लियर हुआ? और ये देखिए देशांतरों की जैसी लंबाई है वो एकदम बराबर होती है। ठीक, अगला सवाल है तीसरा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 अंश दक्षिण है। दक्षिणी ध्रुव है तो 90 अंश दक्षिण ही होगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे उत्तर ध्रुव का अक्षांश हो गया 90 अंश उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश हो गया 90 अंश दक्षिण। इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ यह कथन सही है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 अंश दक्षिण होता है क्योंकि यह पृथ्वी का दक्षिणी बिंदु है और सभी देशांतर रेखाएं वहीं पे मिलती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, असम में स्थानीय समय जो लोकल टाइम होता है वो IST स्टैंडर्ड समय जो भारतीय मानक समय है एक ही है। क्या ये एक ही होता है? बिल्कुल गलत है। असम का तो 2 घंटे पहले होता है स्थानीय समय में अगर देखें तो। ठीक है, ये एक ही नहीं होता। ठीक है, अगर देखिए भारत के 2 राज्यों का देखें तो उसका 2 घंटे का अंतर है और भारत के मानक समय से ये तो 5.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, 5 या 2 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये तो एक है ही नहीं। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, गलत है। असम के स्थानीय समय और IST समान नहीं है। असम का समय IST से थोड़ा आगे है लेकिन IST पूरे भारत में समान रूप से उपयोग होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही। देखिए अगर गुजरात में बजते हैं शाम के 5 तो असम में कितना होता है? असम में 7 बज जाता है। ठीक है, वहाँ पे पहले होता है, 2 घंटे आगे है और अन्य राज्यों में 2 घंटे बाद है, इसीलिए सूर्य उदय यहाँ पे पहले होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे जब तक सूरज डूब चुका होता है तो गुजरात क्षेत्र में अभी दिन ही होता है। इसके बाद देखिए अगला है, समान क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यमोत्तर के समान होती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ सब अलग करने वाली रेखाएं जो है देशांतर के यमोत्तर के समान होती हैं। ठीक, ये पूरा लिख लेना है। अगला है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। बिल्कुल सही है क्योंकि ये 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक, हाँ भूमध्य रेखा वास्तव में एक अक्षांश वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित पृथ्वी की सबसे बड़ा काल्पनिक रेखा है जो 2 भागों में इसको बांटती है। इसको विषुवत भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।